हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, बीपीएससी टीचर के लिए जो है ये जीके जीएस का क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई थी जब वह दौरे पर थे। निम्नलिखित में से दोस्तों भारत के किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपराधी द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी जब वह दौरे पर थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो। यानी लॉर्ड मेयो जो है वो भारत के वायसराय थे। जब वह अंडमान और निकोबार द्वीप में निकले थे तो वहाँ पर जो है एक अपराधी के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। अब है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। अब है कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि कथित कुप्रशासन के आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। कथित कुप्रशासन के आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। अब है भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है किसका था। भारत के वायसराय के रूप में जो है सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि भारत के वायसराय के रूप में जो है सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था। भारत के वायसराय के रूप में जो है सबसे लंबा कार्यकाल जो है लॉर्ड कर्जन का था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड है वो पूछ रहा है। तो लॉर्ड एलन बैरो सिंध पर कब्जा, ये सही है। लॉर्ड एलन बैरो ने सिंध पर कब्जा किया, ये सही है। लॉर्ड एलन बैरो ने सिंध पर कब्जा किया, ये सही है। अब है भारत में पहली रेल सेवा जो है किस कंपनी ने शुरू की थी। भारत में पहली रेल सेवा किस कंपनी ने शुरू की थी। ऑप्शन ए है पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी है अवध तिरहुत रेलवे, ऑप्शन सी है महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे, ऑप्शन डी है मद्रास रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे। महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे। यानी कि भारत में पहली रेल सेवा जो है महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। इंग्लिश में बोले तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। अब है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के बहाने हड़प लिया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के बहाने हड़प लिया था। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अवध। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अवध। ठीक है, यानी कि कुप्रशासन के बहाने जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। कुप्रशासन के बहाने जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। कुप्रशासन के बहाने लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है हड़प लिया था।
अब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अब है सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है वर्ष 1816 में हुई थी। सुगौली की संधि जो है वर्ष 1816 में हुई थी। सुगौली की संधि जो है दोस्तों वर्ष 1816 में हुई थी। अब है सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ। सुरक्षा सेल की नीति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि सुरक्षा सेल की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यानी कि सुरक्षा सेल की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब है रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? रिंग फेंस की नीति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यानी कि रिंग फेंस की नीति जो है दोस्तों, रिंग फेंस की नीति जो है वो जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वारेन हेस्टिंग्स थे। यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वारेन हेस्टिंग्स थे। अब है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब हो रही थी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं वारेन हेस्टिंग्स है। यानी कि कलकत्ता में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही थी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही थी उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अब है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एबोलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एबोलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को जो है समाप्त किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त किया था। यानी कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा समाप्त किया गया था। अब जो है किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स पर जो है दोस्तों महाभियोग चलाया गया था। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स पर जो है दोस्तों महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है दोस्तों महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, अब आइए कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चंस कर लें जो कि आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का कर लेते हैं और ये ज्योग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में तो आप लोग को बहुत मज़ा आता है। अब आइए ज्योग्राफी पढ़िए। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से
किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा जो है होकर गुजरती है? द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से जो है दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है। अब है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। देशांतरीय दूरी जो है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इक्वल टू द टाइम डिफरेंस ऑफ 1 आवर इज 15 डिग्री। अब है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? वेयर डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नोट पास? कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा नेपाल से। कर्क रेखा जो है नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन इस सभी जगह से जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। द मैक्सिमम लैंड सरफेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अब है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा 8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा 8। यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सभी जगह से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक सेशन लाएंगे उसमें ये भी डिस्कस कर दिया जाएगा कि भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है। अब है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों के बीच से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों के बीच से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है। अब है कर्क रेखा भारत में किस राज्य के सबसे पास से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत में किस राज्य के सबसे पास से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा उदयपुर। कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में सबसे पास से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा उदयपुर। अब है कर्क रेखा को भारत में क्या कहा जाता है? कर्क रेखा को भारत में क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा को भारत में कर्क रेखा ही कहा जाता है। कर्क रेखा को भारत में कर्क रेखा ही कहा जाता है। अब है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा को छोड़कर जो है कर्क रेखा इन सभी ऑप्शंस में जो है गुजरती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम इन सभी जगह से जो है कर्क रेखा क्रॉस करती है। अब है कर्क रेखा को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो कर्क रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा को जो है नॉर्दर्न ट्रॉपिक यानी कि उत्तरी उष्णकटिबंधीय के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा को जो है उत्तरी उष्णकटिबंधीय यानी कि नॉर्दर्न ट्रॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा को जो है दोस्तों उत्तरी उष्णकटिबंधीय यानी कि नॉर्दर्न ट्रॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जो है कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो बताइए वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां पे कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। ये आप लोग का होमवर्क रहा। दोस्तों आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स किया कीजिए। ये होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया कीजिए। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करें। तो हमारे सेशन में जो है स्टार्टिंग का 10-15 क्वेश्चन जो है अभी मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन कहिए, 15-20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। और उसके बाद जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाते हैं। जैसे कि अभी ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्लास जो है ये प्रीवियस ईयर वाला ही था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है अपने सेशन के 15-20 क्वेश्चन के बाद 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को रखेंगे पर डे। आप लोग जरूर जुड़े चैनल से। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन। डेली जो है ये क्लास 1 बजे हमारे चैनल पे अपलोड हो जाता है।